नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं जनशोध, जहां सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं और प्रश्न और सच जमीन से उठाया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस पर्वतमाला की जो दिल्ली की सांसें बचाती है, जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है और जो करोड़ों लोगों के पानी का आधार है। जी, हम बात कर रहे हैं अरावली की। लेकिन सवाल ये है, क्या अरावली अब कानून की नजर में छोटी हो गई है? क्या 100 मीटर का एक नियम सदियों पुरानी प्रकृति को असुरक्षित बना देगा? और क्या हम अरावली को खो दें? इसमें सबके अपने अपने तर्क हैं। सरकार के अपने तर्क हैं, विपक्ष की पार्टियों के अपने तर्क हैं। हालांकि जो विपक्ष की पार्टियां जो आज इसमें अपना कहीं न कहीं राजनीतिक अस्तित्व तलाश रही हैं, उनकी भी पर्यावरण के मामले में रिकॉर्ड बेहतर नहीं है। हम उन सारे मुद्दों पर आज नहीं जाएँगे, हम आज बात करेंगे अरावली के अस्तित्व पर। आज की यह रिपोर्ट टाइमलाइन, खनन कानून और नीतियों के गहरे विश्लेषण के साथ आपको प्रस्तुत की जाएगी, ताकि आप इस पूरे मुद्दे को बहुत आसान भाषाओं में समझ सकें और निष्कर्ष निकालने की स्थिति में आ सके। हालांकि जिस तरीके का सरकारी महकमा होता है, जिस तरीके की गोलमोल भाषाएं होती हैं, जिस तरीके का इसके ठीक विपरीत विपक्ष भी होता है, जो गोलमोल भाषाएं रहती हैं, उसमें निष्कर्ष तक पहुंच पाना इस समय बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि आपके पास में सूचनाओं की बहुत बड़ी संसाधन। बात करते हैं अरावली क्या है और क्यों जरूरी है। आखिर इतनी बड़ी लड़ाई उसके लिए क्यों लड़ी जानी चाहिए और क्यों लड़ी जा रही है। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। करीब 2 अरब साल पुरानी पर्वतमाला है। शायद अ, हिमालय के बराबर या उससे भी पुरानी। यह फैला जो पूरे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर उधर गुजरात तक की फैली हुई अरावली थार रेगिस्तान को रोकती है, धूल भरी आंधियों से दिल्ली एनसीआर को बचाती है, भूजल को रिचार्ज करती है, जैव विविधता जंगलों को घर जो है उसे बचाती है। पर्यावरण वैज्ञानिक साफ कहते हैं, अरावली सिर्फ पहाड़ी नहीं, उत्तर भारत का सुरक्षा कवच है। अब बात करते हैं विवाद की पूरी परत दर परत, एक टाइम फ्रेम के साथ किस तरीके से ये विवाद चला और जो वर्तमान विवाद है वो कहाँ से उपजा। 1990 से 2000 के बीच में अरावली क्षेत्र में अवैध खनन तेज हुआ। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार इस पर रोक लगाई। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली से खनन पर सख्त टिप्पणियां की। दिल्ली एनसीआर में लगभग खनन प्रतिबंधित कर दिया। 2018 से 2022 के बीच में अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग परिभाषाएं चलती रही। इसी विरोधाभास को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा कि आपको कोई एक इसकी परिभाषा निश्चित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी यह तथ्य निकल कर आया। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा जो सरकार के द्वारा सुझाई गई थी, सरकार यानी केंद्र सरकार की सुझाई गई थी, उसे स्वीकार कर लिया। वह क्या परिभाषा थी? केवल वही भूमि अरावली मानी जाएगी जो स्थानीय धरातल से 100 मीटर ऊंची होगी, यानी जो जमीन से 100 मीटर ऊंची होगी या उससे अधिक ऊंची होगी, उसे हम अरावली की श्रेणी में लेंगे, पहाड़ी की श्रेणी में। यहीं से जो है देशव्यापी विवाद शुरू हो गया। अब जो 100 मीटर का नियम है, उसका असली खेल क्या है, इसको समझने का प्रयास करें।
अरावली का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.47 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन 90% से अधिक पहाड़ियां जो हैं वो 100 मीटर की रेंज से नीचे आती हैं। खेल असली यहीं चालू होता है। यानी नई परिभाषा के बाद 90% अरावली कानूनी रूप से अरावली नहीं माना जाएगा। सरकार कहती है खनन पर कोई छूट नहीं रहेगी, जैसा अभी नियम है वैसा ही रहेगा। मगर पेशा और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जहां पर होने के बाद भी वहां की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, तब यह किस तरीके से सुरक्षित रह सकेगा कहना मुश्किल है। 90% क्षेत्र अब भी संरक्षित है ऐसा सरकार का कहना है, मगर उस पर विश्वास कितना किया जा सकता है ये आप तय करिए। सवाल ये है, अगर क्षेत्र कानूनी परिभाषा से बाहर हो गया है तो भविष्य में सुरक्षा किस आधार पर की जाएगी? अगर कल के लिए कोई इसको इस भाषा में समझते हैं कि वहां पे कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है और जो भी उसके एक्टिविस्ट हैं या जो उसके विशेषज्ञ हैं या जो उसमें रुचि रखते हैं जो पर्यावरण के कामों में, वो सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी के पास में जाते हैं इसके विरोध के लिए कोर्ट में। तो तब फिर जब इस नियम का हवाला सरकार या अ, जो माननीय कोर्ट है वो देगा तो फिर क्या पाएंगे वो विशेषज्ञ, वो पर्यावरणविद। मुद्दा यही है। खनन कानून और उनकी नीतियों के विषय में बात करते हैं। तो जो कानून लागू है वहां पर वो है एमएमडीआर एक्ट 1957, खनन का कानून। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि हर फॉरेस्ट पर अप्लाई होता है, और ईआईए नोटिफिकेशन, एनजीटी और एससी के आदेश है ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। कागजों में सुरक्षा मजबूत है, लेकिन बात वही कि जमीन में सच्चाई हमेशा जुदा रही है। विशेषज्ञों की जो चेतावनी है, उनका कहना है कि खनन अक्सर पहाड़ियों से नहीं बल्कि छोटे छोटे दलानों और समतल क्षेत्रों से शुरू होता है। यही क्षेत्र अब कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गए हैं, तब फिर उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार कैसे दे सकती? आज छूट नहीं, लेकिन कल के लिए रास्ता तो खुल ही गया है। पर्यावरण और आम लोगों पर जो असर होने वाला है, अगर यह प्रोसेस अपनाई जाती है और ये विनिष्टीकरण की स्थिति में आता है, तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी और बढ़ेगी, भूजल स्तर और नीचे चला जाएगा, धूल भरी आंधियां तेज हो जाएंगी जो एनसीआर तक पहुंचेंगी, वन्य जीव का आवास खत्म हो जाएगा और आदिवासी और ग्रामीण समुदाय पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। राजस्थान, हरियाणा और का जो आदिवासी समुदाय है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर सेव अरावली करके एक मूवमेंट चल रहा है, जिस पर काफी लोग जुड़ रहे हैं और इस पर पूरे देश में विरोध है। सरकार बनाम पर्यावरण की बात करें तो ये हमेशा से चाहे ये सरकार रही हो या इससे पूर्ववर्ती सरकार रही हो, क्योंकि हम लंबे समय से पर्यावरण पर लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, ये सरकार का विचारों में भी पर्यावरण का विचार नहीं है। कोई नई खनन अनुमति नहीं, सब कुछ नियमों के तहत है, ऐसा सरकार का कहना है। और पर्यावरणविद इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि कानून सिर्फ आज के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है, तब फिर उसकी रक्षा आज की सरकार किस तरीके से बोल रही है? जनशोध इसमें प्रश्न करता है कि क्या विकास की परिभाषा इतनी संकीर्ण हो गई है कि हम प्रकृति की ऊंचाई का जो पैमाने से उसको तोड़ने लगे हैं। अरावली की यह लड़ाई सिर्फ पहाड़ों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हवा की है, पानी की है और आने वाली पीढ़ियों की। 10 मीटर का नियम
कानूनी हो सकता है, लेकिन क्या यह नैतिक और पर्यावरण भी है? यह सवाल खुला है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। और कहीं न कहीं जहां आपको पर्यावरण के विरुद्ध काम होता दिख सकता है, उसके लिए जरूर आवाज उठाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह केवल आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोध, और याद रखिएगा, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं।